हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, पिछला चैप्टर में कोई डाउट है किसी को? बताओ। अब जॉनसन राय रूट में कोई डाउट है? अरे बोलो, रिप्लाई तो करो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या बताओ, पूछ रहे हैं कुछ एब्जॉर्प्शन बाय रूट में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कंप्लीटेड है, सब पढ़ लिए हो तुम लोग ना? बताओ। यस सर। चलो ठीक है, क्योंकि आज हम तुम लोग का ओरल टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? हमको आंसर चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर दोगे फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। एक सेकंड रुक जाना। कौन कौन प्रेजेंट हो? थोड़ा नाम बताओ अपना तो। ऐश्वर्या, और कौन हो? ऐश्वर्या और जानवी, दीपिका, सजल। जानवी, दीपिका, सजल। और कोई है? साहिल। साहिल चला गया। चलो ठीक है। साहिल। चलो, चलो कुछ कुछ का आंसर हमको दो। जानवी,
Yes, sir. बताओ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? बताओ। अच्छा, डिफ्यूजन का क्या होता है डेफिनेशन, ये बताओ, पहले ये बता दो। Definition, sir. हाँ, डेफिनेशन बताओ। So it has a free movement of molecules of a substance from the region of the higher concentration to the lower concentration ठीक है, when the two are in direct contact. हाँ ठीक है, चलो ऑस्मोसिस का बताओ, जानवी तुम ही बताओ। It is a movement of water molecules from the region of higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. अब डिफरेंस बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो दोनों का सेम, हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, ये बताओ। बोलो। ऐश्वर्या बताओ क्या डिफरेंस है? ऐश्वर्या, हाँ बताओ क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, बताओ। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मेन डिफरेंस क्या हो सकता है? हम तुम लोग को लिखवाए भी है, नोट भी करवाए हैं, तुम लोग पढ़े नहीं हो, इसका मतलब Sir, देखो can I बताओ। answer? हाँ बोलो। Sir, in diffusion, it's freely permeable for the solvents, and in osmosis, it is semi-permeable, and diffusion is there is no direction, and in osmosis, it is direct. It is unidirection. There is unidirection. गुड। Diffusion, there is no energy requirement, but in osmosis, there is energy requirement. ओके ठीक है, देखो ये तो डिफरेंस हो गया, बट अगर तुमसे पूछा जाए वन वर्ड में बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फिर क्या बोलेंगे? बहुत सही बोले, ठीक है। ये कौन बोले, जानवी? Deepika. दीपिका, अच्छा दीपिका, चलिए हमको दिख नहीं रहा नाम इसीलिए। चलो दीपिका सही तो बोले, ठीक है, बहुत अच्छा है, दोनों का डिफरेंस भी है, ठीक है। तो इसमें अगर मेन डिफरेंस पूछा जाए तो क्या बताओगे दीपिका? मेन डिफरेंस क्या होना चाहिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में? Sir, in diffusion, there is free permeability of substances, and in osmosis, there is semi-permeability of substances. वेरी गुड, ठीक है ना, And- देखो हाँ ठीक है, बोलो। And in osmosis, the substances move from dilute concentration to less dilute concentration. नहीं, ये हम नहीं बोल सकते डिफरेंस, डाइल्यूट और लेस डाइल्यूट, ठीक है हम बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली डाइल्यूट मतलब क्या, यहाँ पे किस चीज को डाइल्यूट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग होगा, बट सबसे परफेक्ट आंसर है कि परमेबिलिटी। ऑस्मोसिस में परमेबिलिटी का जरूरत पड़ेगा, बट डिफ्यूजन में किसी भी तरह का परमेबिलिटी का जरूरत नहीं है, वो फ्रीली परमिएब कर देगा, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, चाहे वो गैस का कंडीशन हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठीक है ना। ये चीज है। और एक चीज ये है कि डिफ्यूजन जो होता है वो रैंडम है, और ऑस्मोसिस जो होता है यूनिडायरेक्शनल या डायरेक्शनल, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बट मेन डिफरेंस है सेमी परमिएबल या परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये चीज है। चलो एक चीज और है, कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताओ, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? So can I answer? हाँ हाँ बोलो दीदी। Sir, osmotic pressure is the minimum pressure required to prevent the pure solution to enter the solvent.
गुड, ठीक है। चलो अब सजल हमको बताएगा, ठीक है ना, ऑस्मोसिस का दो मतलब प्रोसेस था, वो दो प्रोसेस का नाम बताओ। ऑस्मोसिस जो है सेल में एंट्री और एग्जिट का जो प्रोसेस था, वो दो प्रोसेस क्या था सजल? हाँ बताओ, ऑस्मोसिस का दो प्रोसेस था, क्या था वो? एक्समोसिस एंड एंडमोसिस। क्या बोलो? एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। क्या हो गया सजल, क्या बात नहीं पढ़े हो? सर हम आंसर दिए। अच्छा, तुम्हारा सुनाई नहीं दिया, कोई और आंसर दे दी। चलो ठीक है, एंडोस्मोसिस एंड एक्समोसिस सिंपल है, बुक के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं, तो बुक में जो है वही तुम लिखो, मतलब आंसर देना है, ठीक है बहुत सारा कंडीशंस, बट जो बुक में है वही चीज पूछ रहे हैं, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग जो पढ़ेगा वो आंसर दो, और कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी तक में तो चलो आंसर ठीक दे रही है दीपिका और सजल। और अभी वैसे कौन बोला था ये बात, ऐश्वर्या? यस सर। ओके ठीक है, चलो हमको एक चीज बता दो, ठीक है, ऐश्वर्या बताइए, आंसर करेगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मान लिया जाए कहीं पे हो जाता है, डेवलप कर जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे बोले ना कि प्योर वाटर से सॉल्वेंट के तरफ वो मूव होने नहीं देता है, तो इसका क्या कंसिक्वेंस हो जाएगा बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का? उसका क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, बताओ। सॉरी, डेफिनेशन में बताओ। ग्रेडियंट लूज कर देता है। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोले? सर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट लूज कर देता है। हाँ, उससे क्या होगा फिर? सर इंक्रीज हो जाएगा इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, उससे फायदा क्या है? सर लाइसिस ऑफ सेल्स। कि लाइसिस ऑफ सेल होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो ये तो फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया, है ना। लाइसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो इसका फायदा हुआ या घाटा हुआ, बोलो। अगर हम सेल की ऐसे बात करें तो नॉर्मली देखो, प्लांट सेल में इस तरह का मैकेनिज्म बहुत दिखेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो फिर लाइसिस होगा, मतलब सेल वहां ब्रस्ट कर जाएगा। लाइसिस का मतलब था ब्रस्ट करना या ब्रेक करना, ठीक है। तो फिर तो सेल डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो उसका क्या फायदा हो गया बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ तो फायदा होगा, तब ना वो प्रेशर जनरेट कर रहा है। सर कैन आई आंसर? बोलो। सर वो सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डिसॉल्व नहीं होने देगा, जिससे सॉल्यूट का इनिशियल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, उससे क्या फायदा है? सर आप ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछे थे सर, तो हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही फायदा बताओ ना, क्योंकि तुम तो उसका रीजन बताए जा रहे हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फायदा होगा? मान लो एक सेल है, वहां पे पूरा पानी का फिल्डअप हो गया है, अब ऐसा कंडीशन हो गया कि बाहर से कोई भी लिक्विड अंदर नहीं आ रहा, यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। इससे क्या फायदा हो सकता है बताओ, क्या फायदा होगा? सारा कुछ ठीक बोल रहे हो कि अंदर का प्रेशर बाहर का ग्रेडियंट घट जाएगा, अंदर का बढ़ेगा, वो सब सही है तुम्हारा, बट उसका क्या फायदा होगा?
बोलो। सिंपल सा चीज है, फायदा यही होगा कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो इंक्रीज इंटर करेगा वो नहीं होगा, सिंपल। और क्या, एक टाइम के बाद पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक्सेस वाटर हो जाएगा वहां पे, फिर उसको लॉस करना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ही कारण ना जो एक्सेस जो वाटर एंट्री करता है उसका मतलब वो रुक जाएगा, क्योंकि प्लांट में हमेशा एक प्रेशर जनरेट किया हुआ रहता है जिसको हम लोग सक्शन प्रेशर हमेशा पानी को लेते रहेगा। तो जो हमेशा पानी को लेते रहेगा तो क्या होगा, वहां सेल ब्रस्ट कर जाएगा ना, ठीक है, एक्सेस वो, क्योंकि हमेशा तो धूप मिलेगा नहीं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा नहीं। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो फिर उसमें क्या दिक्कत होगा बताओ? वो ब्रस्टिंग करना स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑस्मोसिस ज्यादा होने लगेगा। प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा, बाहर का जो मतलब वाटर है अंदर आना बंद हो गया, तो अंदर में जो भी पानी है वो प्रेशर जनरेट कर रखेगा ताकि अंदर का पानी यूज हो, तब फिर वो मतलब एंट्री करने देगा ना। मतलब सिंपल है, मान लो सिंपल सा चीज है, पेट भरा हुआ है फिर भी हम खाएंगे तो क्या होगा, वॉमिट ही होगा, ठीक है। अब पेट भर गया, अब हम खाना बंद कर दें तो वो पचेगा, फिर खाली होगा, फिर हम लोग खाना खा सकते हैं। उसी तरह तो पानी है, सेल में गया वाटर, ठीक है, वाटर का जितना काम था हो गया, एक्सेस वाटर भी चला गया और वो एक प्रेशर जनरेट करके उस वाटर के एंट्री को ब्लॉक कर दिया कि नहीं, अब तुमको नहीं आना। अब जब तक यहाँ का यूज नहीं होगा तब तक हम तुमको कैसे आने देंगे? यही तो मैकेनिज्म है। नहीं तो सक्शन प्रेशर तो हमेशा रहता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन काम क्या होता है, एक टाइम पे एंट्री बंद कर देना ताकि एक्सेस वाटर जो होता है जिसके कारण सेल लाइसिस होने का जो खतरा बढ़ जाता है वो नहीं होगा। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. तुम लोग का लिखा हुआ है कि देयर बाय दैट देयर वाज नो एंट्री ऑफ वाटर, द सी मीन सोनर ऑस्मोटिक इक्वल टू द वेट ऑफ प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट और प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलीफाई ऑस्मोसिस। नलीफाई ऑस्मोसिस को रोकना तो पड़ेगा ना, वही तो बोला है, दोनों का प्रेशर को वहां मेंटेन हो जाएगा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट में हमेशा पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, टोनिसिटी क्या होता है बताओ तो? व्हाट इज टोनिसिटी? व्हाट इज टोनिसिटी बताओ कोई? चलो एक साहिल, एक सेकंड, साहिल तो चला गया लग रहा है। हाँ सर बोलिए। आ गया साहिल? कहाँ हाँ चला सर गया आ था वो गए। तो? अल्बिना बची हुई है, अल्बिना साहिल, बताओ साहिल। हाँ सर बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि टोनिसिटी क्या होता है? Sir, the relative concentration of the solution that determine the direction and extent of diffusion is called tonicity. इससे फायदा बताओ। तुम बुक का तो लाइन पढ़ दिया बाबू। है ना, चलो कोई बात नहीं। बोलो साहिल, हाँ सर। टोनिसिटी का फायदा बता दो। नहीं बताएगा, आगे बढ़े। अल्बिना बताओ तुम, क्या फायदा है टोनिसिटी का? सर सेल को रिजिडिटी में। रिजिडिटी, गुड। देखो, टोनिसिटी को सिर्फ मूवमेंट क्या या कंसंट्रेशन के हिसाब से कहीं मत देखा करो। टोनिसिटी का मतलब है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। जब तक कंसंट्रेशन का रिलेटिव जो डिफरेंस बोलते हैं ना, जैसे तुम बोले साहिल, तुम आंसर सही बोले कि रिलेटिव कंसंट्रेशन देखा जाएगा दो सिस्टम का। यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम बोल रहे हैं उस चीज को। एक जो सिस्टम से बाहर जाना है और जिसमें जाना है, जैसे मान लो दो सेल है, दो सेल को दो सिस्टम मान ले, ए एंड बी, ठीक है। तो ए सेल से बी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे टोनिसिटी मेंटेन होता है, एक तो डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा, जब तक टोनिसिटी मेंटेन नहीं होगा तब तक प्लांट के सेल को टर्जिडिटी नहीं मिल सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक रीजन है और ऑस्मोटिक प्रेशर से ही टोनिसिटी को डिफाइन करते हैं। और टोनिसिटी क्या काम करता है? टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी के ही कारण जो होता है स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग को बताए हैं, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है। हाँ,
अगर मान लीजिए टोनिसिटी का एक और फंक्शन पूछा जाए तो बस ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन बताएगा कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है, किधर से किधर मूवमेंट हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बोल सकते हो ये वाटर, ठीक है ना, वो भी बोल सकते हो। एंड कंसंट्रेशन डिफरेंशियल सॉरी रिलेटिव कंसंट्रेशन के हिसाब से वो डायरेक्शन भी होता है। अब देखो जैसे टोनिसिटी में तुम हाइपर एंड हाइपो देख रहे हो, एक में सेल स्वेल कर रहा है, एक में श्रिंक कर रहा है, बट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैसा, ठीक है। जैसे हम अगर मान लिया जाए किशमिश वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, नॉर्मल पानी में हम किशमिश को डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड ऑस्मोसिस होता है, बट क्या किशमिश खराब होता है क्या, नहीं होता है। वो एक डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। एक और चीज है, जब बैलेंस हो जाएगा, दोनों सिस्टम का कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पे मूवमेंट भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जैसे आइसोटोनिक, ठीक है। सो एक टर्जिडिटी मेन चीज है, उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। Okay, वो sir. भी मेंटेन, हाँ ठीक है, बस यही चीज है और कुछ ज्यादा है नहीं, पढ़ते तो उसमें समझ में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऑस्मोसिस का बताना होता है कि ऑस्मोसिस जो होता है इंड हो रहा है एक्स हो रहा है, तो यहाँ भी टोनिसिटी का रिलेटिव क्वेश्चन डाल देता है कि टोनिसिटी के हिसाब से पता है कि इंड ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है या नो ऑस्मोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक नो ऑस्मोसिस मतलब वहां नहीं होगा क्योंकि वहां पे बैलेंस है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ये चीज है, ठीक है। और श्रिंक में क्या करेगा, एक्स ऑस्मोसिस, और स्वेल में क्या करेगा, इंड ऑस्मोसिस, मतलब हाइपो में अंदर आएगा, हाइपर में बाहर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी में क्या डिफरेंस है, बताओ। टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी में क्या डिफरेंस है? टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी में क्या डिफरेंस है? सर हाँ बोलो। सर टर्जिडिटी सेल वॉल को रिजिड बनाता है और सर फ्लैसिडिटी में सेल वॉल श्रिंक करता है। सेल वॉल श्रिंक नहीं करता है, सेल वॉल का तो जहां रहेगा वहीं रह जाएगा। फ्लैसिडिटी का मतलब प्लाज्मोलाइसिस, जो अंदर में प्रोटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, वो श्रिंक कर जाएगा। फ्लैसिडिटी ये हो गया पानी की कमी से, और टर्जिडिटी उस चीज को क्या कर लेता है, स्वेल अप कर देता है, डीप्लाज्मोलाइज्ड कर देता है। तो टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस दोनों सेम है, ठीक है, एक ही वर्ड है, लेकिन टर्जिडिटी वो मेंटेन रखेगा और फ्लैसिडिटी उस चीज को खत्म कर देगा। मतलब कंसंट्रेशन वहां से, मतलब पानी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो वो वहां से मूव कर देगा, लेकिन सेल वॉल जो है अपने नॉर्मल शेप पे रहेगा। तो हम वॉल्यूम देख बोल सकते हैं फ्लैसिडिटी में, वॉल्यूम या प्लाज्मोलाइसिस में वॉल्यूम का जो डिपेंड ये कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वो हम फ्लैसिडिटी में रखते हैं। लेकिन टर्जिडिटी का बहुत सारा काम है, ठीक है ना। जैसे मूवमेंट ऑफ प्लांट, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो मूवमेंट कराता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट है ना, उसमें मूवमेंट कराता है, क्योंकि टारगेट प्रेशर डाउन होता है तो सारा पत्ती क्या होता है, मुरझा जाता है, और फिर जब कुछ देर के बाद जब नॉर्मल अपने टर्जिडिटी में आएगा तो वो फिर नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग टर्जिडिटी का कारण होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट तुम लोग थोड़ा सा और पढ़ो ध्यान से। अच्छा एक चीज और बता दो, ठीक है, इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन और गटेशन में क्या डिफरेंस है, बता दो। इम्बिबिशन और गटेशन में क्या डिफरेंस होगा, बताओ। बोलो अल्बिना, बोलो। सर इम्बिबिशन में तो सर होता है कि पानी को अब्सॉर्ब करना, जैसे कुछ वुडन फर्नीचर है या डेड हो या लिविंग हो प्लांट का पार्ट्स, तो वो अब्सॉर्ब कर लेता वाटर अपने अंदर। मतलब सिंपल है, सॉलिड पार्ट है ना, इसको ध्यान रखना। और तुम्हारा और एक क्या पूछे थे, गटेशन क्या होता है? गटेशन
बोलो। सर गटेशन क्या? नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा है, कोई बताओ। Sir, बोलो loss of साहिल। excessive water is called guttation. एक्सेसिव वाटर लॉस करेगा तो ट्रांसपिरेशन भी हम बोल सकते हैं। कैसे, दोनों में डिफरेंस बताओ ओ फिर। सर, पर वो लिक्विड स्टेट में होता है और ट्रांसपिरेशन वेपर फॉर्म में होता हाँ हाँ, ये चीज है, ठीक है। और गटेशन में क्या होता है कि लीफ के सरफेस पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर लॉस करेगा और वो वेपर का फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, पत्ती आई मीन कोई भी सर लीफ पे इसका कभी फॉर्म कभी। क्या है सर, वाटर की वेपर? किस पे? गटेशन का? हाँ सर। गटेशन का वाटर है। सिंपल समझना, जैसे मान लो लीफ है, ठीक है, उस पे वाटर आएगा बट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि लीफ में पोर्स है, उस पोर से धीरे धीरे निकलेगा तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मतलब लीफ में स्प्रेड किया हुआ है, बट है वो बाहर से ही, मतलब अंदर से ही बाहर निकला हुआ है। एक तो वेपर के फॉर्म में आएगा वो ट्रांसपिरेशन, और गटेशन जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बट वो लीफ पे रहेगा। ठीक है, समझ में आया? बस यही चीज था। और एक था एक्टिव, ठीक है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत आने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो भी अगर फंसोगे तो वहीं से फंसोगे, समझे? सो ठीक है, तुम लोग पढ़े हो, अच्छी बात है। सर अब हम लोग का, हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन सर बताओ। ये सब क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए, जैसे सर आप बोले थे ना कोई रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देता है हाँ सर, वो सब में दिक्कत होता है थोड़ा सा। देखो, एक्चुअली क्या है ना कि वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाओ। वैसे प्रैक्टिस करने के लिए तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा सबको सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन कहाँ कैसे क्या जा सकता है, वो जितना तुम क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा। तुम क्वेश्चंस बना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओगे, तुमको बहुत कुछ क्लियर होगा। और इवन की बुक आई मीन एक्सरसाइज के अंदर में जो होता है ना इनसाइड क्वेश्चंस, उसको भी बनाओ, ठीक है। जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देता है, जैसे पूछा है मेन जो रूट होता है उसका 3 फंक्शन बताएं, उस तरह से भी करने से तुम्हारा क्लियर हो जाए। एक्सपेरिमेंट वाला चीज को अच्छे से देखना। और देखो, एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, उसको जब भी नोट्स बनाओ, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तुम लोग को दे दिए, नोट्स बना लो। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर बोलना, हम बना देंगे। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट को स्टेप वाइज लिखो, पहला स्टेप में क्या हुआ, देन दूसरा में क्या हुआ, तीसरा में क्या हुआ, बस स्टेप जो मेन स्टेप है उसको लिखोगे तो तुमको याद होगा। ये प्रैक्टिकल का नोट्स बनाने का एक रूल है। रूल क्या है, मतलब याद रखने का रूल है। क्योंकि थियोरेटिकल हम पढ़े जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उससे याद नहीं रहेगा। तो स्टेप वाइज बनाओ, कि प्रोसीड्यूर के वाइज प्रैक्टिकल बनाना ही चाहिए, ताकि तुमको पता चलेगा इसके बाद क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया। ये चीज है। तुम्हारा जितना भी एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट तो दे ही दिए हैं, तुम बनाओ। अगर तुमको नहीं आता तो बोलना, फिर हम उसको लिखवा देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको तुम रिवीजन करते रहना इस चैप्टर को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बाकी बात जो डाउट होगा पूछना, समझे? ओके हाँ, सो आगे का चैप्टर क्या करें, नर्वस सिस्टम स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद तो एक ही चैप्टर बचेगा। नर्वस सिस्टम के बाद तो बस एक ही है, ट्रांसपिरेशन शायद है, फोटोसिंथेसिस भी हटा दिया गया है। बताओ, हमको पोर्शन बता दो तो। अब क्या बचा है? मेरे हिसाब से सिर्फ एक नर्वस सिस्टम, और फिर दूसरा क्या बचा हुआ है? सर आप रेड्यूस सिलेबस से Transpiration. कर रहे हैं सर? क्या क्या? सर आप रेड्यूस सिलेबस से पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम रेडियस सिलेबस से नहीं पढ़ा रहे, मतलब हम रेडियस सिलेबस इसलिए तुमको बोले क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो कोर्स है उसको पहले खत्म किया जाए, देन फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें हम और बचा हुआ खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं खत्म करेंगे, बट पहले सोच रहे हैं वो जो है सिलेबस में उसको खत्म किया जाए, है ना। ओके ठीक है, The इसलिए रेडियस सिलेबस। transpiration. ट्रांसपिरेशन पढ़ोगे या फिर नर्वस सिस्टम, बताओ जैसा बोलोगे मैं सर स्टार्ट कर नर्वस दूंगा। सिस्टम। नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं वो, हाँ। ट्रांसपिरेशन के स्कूल में हो रहा है क्या? सिर्फ वो मिड टर्म में आ रहा है। नर्वस सिस्टम नहीं आ रहा मिड टर्म में? नो सर, वो नहीं आ रहा है। नहीं, आ तो रहा है, पता नहीं। तो सब उल्टा फुल्टा है सर, समझ ही नहीं आ रहा है सर। अच्छा बताओ, क्या क्या पढ़ा है, फाइनली बताओ। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि पहले टर्म का खत्म कर ले, फिर हम क्लास तो लेंगे ही, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्लास लेंगे, क्योंकि देखो अभी यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया है, यूनिट 2 में बस एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर। हम तो सोच रहे थे कि फोटोसिंथेसिस रहता तो वो पढ़ा देते, वो कॉन्सेप्चुअल है, बट वो भी टर्म में है नहीं, इसको इसलिए छोड़ रहे हैं।
ट्रांसपिरेशन पढ़ोगे तो ठीक है, या नहीं तो फिर हम लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या, बताओ बताओ बताओ, नर्वस सिस्टम या ट्रांसपिरेशन, जो बोलोगे हम स्टार्ट कर देंगे। सर ट्रांसपिरेशन ही करा। ये सर चलो ठीक। ट्रांसपिरेशन करा दीजिए। ठीक 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 है, चलो कोई बात नहीं, हम ट्रांसपिरेशन ही, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट है कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पढ़ना है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सर इसका पहला पेज में एक्सपेरिमेंट है सर। हाँ, उसका पहला पेज में, अरे इजी है लिखना। ट्रांसपिरेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस गैनॉन्स मीटर को याद रखना काफी होता है, उसी से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन उसी से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता है, बट फिर भी पढ़ना तो सब है ही हम लोग को। एक सेकेंड रुको, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। और पहले का चैप्टर में कोई डाउट नो सर। नहीं ना? क्वेश्चंस बनाते रहना उसका, ठीक है। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में मिलेंगे तो बस ध्यान रखना टेस्ट वगैरह होगा तुम लोग का, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पे रिटन टेस्ट वगैरह होगा, क्लास टेस्ट वगैरह, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना तुम लोग, ठीक है ना। अगले वीक मे भी देखो ना 15 तारीख तक कुछ आ जाएगा न्यूज, तो ऑफलाइन हो जाएगा, तो हम लोग बोले इससे बोले बहुत जल्दी मिलने वाले, मे भी हो जाएगा, चांसेस तो है। 7 तारीख को होने वाला था, बट पता नहीं क्यों नहीं किया ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ट्रांसपिरेशन देखो, ट्रांसपिरेशन सबसे फर्स्ट में ट्रांसपिरेशन का होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, मतलब अगर प्लांट में वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको लॉस भी करना होगा, नहीं तो प्रेशर अगर ज्यादा रहा तो ब्रस्टिंग का जो केस होता है, और अगर यूज नहीं हुआ वाटर का तो कहीं ना कहीं ब्रस्टिंग का केस आएगा, इसीलिए ये मैकेनिज्म होता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे प्रेशर वगैरह क्या होता है, टोनिसिटी, टर्जिडिटी, सब उसी चीज पे डिपेंड करता है, हर एक चीज का मैकेनिज्म है कुछ ना कुछ होने का, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में क्या है कि वेपर के फॉर्म में जो है वाटर, एक्सेस वाटर लॉस होगा। इसका फायदा तो बहुत है, कुछ घाटा भी है। घाटा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब वाटर वेपर के फॉर्म पे निकलता है तो जो एसेंशियल वाटर है जो प्लांट को चाहिए वो भी निकल जाएगा, ठीक है। यही एक इसका डिमेरिट है, बाकी बात डिमेरिट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, सब मेरिट में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मतलब जो मैकेनिज्म है वाटर के कारण, जो मैकेनिज्म होता है वो एक्सेस बढ़ेगा, कहने का मतलब कि वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, वाटर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही प्लांट को। दूसरा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण वाटर क्या होगा, वो अपहिल ट्रांसपोर्ट, जो एसेंट ऑफ सैप है वो हम बताए थे, वो भी नहीं होगा। तीसरा, एक सक्शन प्रेशर 24 घंटा डेवलप किए हुए रहता है, इसी के कारण सक्शन प्रेशर मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब नीचे का पार्ट को ऊपर लेके आना है, आई मीन वाटर को ही खींचना है। वहां तो मोटर वगैरह लगा हुआ है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो खुद से फोर्स होगा, वो सक्शन प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल प्रेशर के कारण ही जो है वाटर को क्या हुआ है कंडक्ट किया जाता है, किससे, रूट और सॉइल से रूट में, फिर देन फिर अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। ये चीज अब देखो,
ट्रांसपिरेशन में क्या बोल रहा है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई एरिया होगा। तो ध्यान रखना ट्रांसपिरेशन जो होता है मेनली 3 टाइप का होता है उसके एरिया के हिसाब से। एक होता है क्यूटिकुलर, एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन और एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल इज अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या है समझना, जैसे मान लो प्लांट है ये, ठीक है, ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्लांट का हर एक पार्ट में एक सब्सटेंस होता है, क्यूटिकल क्यूटीन है, उसका एक लेयर होता है। उस लेयर का मेन काम क्या होता है कि इंटरनल पार्ट को बचाना, एक मतलब स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा टेम्परेचर हो गया, कहीं ना कहीं वो एक्सेस जो वाटर का लॉसिंग होगा अननेसेसरी उसको भी बचाता है। लेकिन इसके क्यूटिकल लेयर में पोर्स प्रेजेंट होता है, मान लो लीफ में क्यूटिकल लेयर है तो वहां पे पोर्स प्रेजेंट होता है, तो वहां से भी कुछ अमाउंट में वाटर का लॉस होगा वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन अप्रॉक्स 3% से ज्यादा नहीं होता है, 3%, ठीक है। दूसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स, क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स, लेंटिकुलर सेल होता है, लेंटिकुलर सेल्स। यहाँ पे ध्यान देना, देखो लेंटिकुलर सेल्स का जो एरिया है वो डेड पार्ट ऑफ प्लांट, डेड पार्ट ऑफ प्लांट इस टाइम पे आई मीन डेड पार्ट पे रहेगा, जैसे स्टेम रीजन, जैसे स्टेम रीजन। हम स्टेम रीजन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे बार्क होता है, देखना बार्क या कॉर्क बोलते हैं, एक्चुअली वो डेड पार्ट है। और वो जो डेड पार्ट है एक वहां पे सेल होता है जिसको लेंटिकुलर सेल बोलते हैं। अगर हम बात करें लेंटिकुलर का एग्जैक्ट फंक्शन अलग है, बट कहीं ना कहीं ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अगर हम बात करें लेंटिकुलर का एग्जैक्ट फंक्शन, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि हर पार्ट को O2 CO2 चाहिए होता है, क्योंकि जहां सेल है वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी बनेगा, एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं प्लांट भी O2 का यूज करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन फिर वो जो मैकेनिज्म है या फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना काम करेगा, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए लेंटिकुलर सेल का जो मेन काम है वो हम क्या बता दिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन उसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, अप्रॉक्स 1% या लेस देन 1% बोला जाए, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग और ये रीजन में अगर वहां पे वाटर होगा तो वो एक्सेस रहेगा और उसी को निकालना है, तो वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इसको चीज हमेशा ध्यान रखना, समझे, यही है तुम्हारा। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है, डेफिनेशन समझ गए, इसका 3 टाइप, तो हमको सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन देखना है, ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देन फिर स्टोमाटा का जो है वो ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म, यही है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं।
हो जाएगा तो बताना। ये सर हो गया। हो गया? हेलो, हो Yes, गया sir. सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ Yes, सर sir. अच्छा, नहीं आ रहा क्या? हाँ, तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, ये दोनों तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट हम इसका बता दिए, बुक्स में है, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। इसका पूरा मैकेनिज्म हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है समझो, इसका मैकेनिज्म है। देखो, स्टोमाटा प्रेजेंट एक्चुअली में कहाँ है, तो ध्यान रखना, वो होता है कहाँ पे, लीफ में। लीफ में कहाँ पे, तो मेसोफिल सेल। देखो, सबसे फर्स्ट में देखिए, समझना यहाँ पे, सबसे फर्स्ट जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड सेल। पैलिसेड, मेसोफिल। एक्चुअली मेसोफिल सेल का ही दो टाइप है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये देखो, और ये है स्पेस जो है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और पैलिसेड के जो नीचे सेल है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, ठीक है। और यही है स्टोमाटा, इसी जगह स्टोमाटा आता है। देखो, होता क्या है समझना, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टोमाटा ओपन होता है, CO2 अंदर जाता है, वाटर वहां पे क्या होगा, वाटर वहां पे यूज होगा। लेकिन जैसे ही ये काम कब होना है, जब सनलाइट होगा। क्या होगा, जब सनलाइट होगा। जब सनलाइट मतलब दिन का टाइम खत्म, शाम हो गया, सनलाइट मिलेगा नहीं, अब वाटर का यूज होना नहीं है, तो वाटर जितना भी है सब ये स्पॉन्जी सेल का जो सरफेस है यहाँ पे, इस ये जो कैविटी या स्पेस बोल रहे हैं इसको हम जो स्पेस बोलते हैं, इसको इंटर, सारा वाटर स्केप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सारा वाटर स्केप होकर के यहाँ पे, और स्केप करने के बाद यहाँ पे जो है वेपर का फॉर्म लेगा, आई मीन वेपर का फॉर्म में होगा, ठीक है। जब ये वेपर का फॉर्म में होगा तो ये ऑलमोस्ट लाइक अ गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टोमाटा वगैरह प्रेजेंट होता है, चारों बगल स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, यहीं से ना लॉस करके इस स्पेस में जिसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं वहां पे चला जाएगा। वहां पे जाने के बाद ये वेपर के फॉर्म में आएगा, और ये वेपर के फॉर्म में ऑलमोस्ट गैस, मतलब समझ लो गैस ही निकलने वाला है। जब ये गैस बन जाएगा तो स्टोमाटा में जो स्टोमाटा तो सेल है, उसमें कहीं ना कहीं पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको पोर बोलते हैं। उस पोर से जो ये जो सेल्स वगैरह स्पॉन्जी सेल है, इससे वो करके वो बाहर धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि देखो, ये लाइक अ गैस लाइक होगा ना, तो कंसंट्रेशन जो होता है वो अंदर ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और ये लो की तरफ मूव करेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो प्रोसेस करता है ये होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म यही है। पैलिसेड सेल के बाद जो स्पॉन्जी सेल आता है, स्पॉन्जी सेल और स्टोमाटा वहीं पे प्रेजेंट है। स्टोमाटा क्या करेगा, ये सेल के स्पेस में, जो बीच का स्पेस है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वहां पे वेपर का फॉर्म पे आ जाएगा, सॉरी वाटर आ जाएगा, यहाँ पे स्केप कर जाएगा, वहां से मूव करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ये वेपर का फॉर्म में लेगा और वो गैस के तरह बन जाएगा, है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स था गैस के फॉर्म में, जस्ट लाइक अ गैस। हम गैस के फॉर्म में नहीं बोल सकते, लाइक अ गैस। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई करता है। अब यहाँ पे सेल है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होता है, और सिंपल है, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन हाई है तो वो लो की तरफ मूव करेगा ही करेगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस से सारा अंदर का जो वाटर वेपर है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, स्टोमाटल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो, एक और चीज है,
अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लीफ, अगर हम ये चीज बोलते हैं कि जो लीफ है, लीफ के सॉरी वाटर का जो मूवमेंट है जो लीफ के थ्रू होगा, ठीक है, लीफ के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा ही होगा, जो बाहर होगा, ठीक है, वो स्पेस में होगा, तो वहां के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे सेल सैप जो होता है, क्योंकि देखो प्लांट के सेल में सेल सैप होता है, सेल सैप एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसके मूवमेंट से भी ये का एक तो डिफ्यूजन है, और ये वाला प्रेशर जो जनरेट किसके कारण होगा, वो सेल सैप के कारण, वो प्रेशर से बाहर निकल जाता है। यही है तुम्हारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसमें बोलो कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन का, तो लीफ के वेन्स में, वेनलेट्स में भी वाटर होता है, वहां से भी ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी लीफ का पार्ट है सबका पानी विड्रॉ होके स्केप होके चला आएगा ये इंटरसेलुलर स्पेस में, फिर ये यहाँ से मूव करेगा, मतलब वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो बाहर निकलेगा। जो तुम्हारे बुक्स में इतना स्ट्रक्चर वगैरह दिया है सब वही चीज बता रहा है कि कैसे इवेपोरेटिव जो वाटर है वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर। ध्यान रखना यहाँ पे डिवीजन होगा, क्या होगा, सॉरी डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा, उसी प्रोसेस से ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज है, अगर मान लिया जाए डाइकॉट लीफ है और अगर वहां पे मैक्सिमम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, तो उस केस में, मतलब डाइकॉट वाले केस में एक एक्सपेरिमेंट है जो तुम लोग के पेज में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लेना पड़ता है। देखो कैसे पता करेंगे कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट समझ लो, एक लीफ लेते हैं, लीफ में कोबाल्ट पेपर को वहां पे स्ट्रिप करते हैं, देन फिर वहां पे क्या करते हैं, एक तरह से उसको हम लोग क्या करेंगे कि सनलाइट नहीं दिखाएंगे, पहले सनलाइट में था, सनलाइट नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, सनलाइट नहीं उसको मिलेगा तो क्या होगा, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वाटर जो है वहां से रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करेगा तो जब वेपर के फॉर्म में तो उसको बाहर निकलना है, लेकिन वहां पे हम क्या डाले हुए हैं, कोबाल्ट पेपर डाले। जब वहां पे डालेंगे तो कोबाल्ट पेपर क्या होगा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और वो जो कलर पेपर है वो मॉइस्चर के कारण पिंक हो जाएगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि वाटर जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इस जगह पे हुआ है। अब ये जो चीज है लोअर और अपर सरफेस में भी देखा जा सकता है। देखो अगर हम लीफ की बात करते हैं, लोअर और अपर सरफेस, मान लो ये ऊपर वाला अपर सरफेस है, ये पीछे का लोअर सरफेस है, तो स्टोमाटा हमेशा लोअर की तरफ ज्यादा होता है, इसीलिए तुमको कलर में भी डिफ्रेंशिएट दिख जाएगा, कहीं पे लाइट कलर है कहीं पे डार्क कलर है, और लोअर में डार्क कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है, मतलब वहां पे स्टोमाटा वगैरह क्लोरोप्लास्ट वगैरह वहां पे ज्यादा होता है। यही है तुम्हारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बस। ठीक है, इसमें तुम्हारा सेल वॉल वगैरह वही चीज है, उसमें एक बार देख लेना। ठीक है, अगर कुछ होगा तो बताना, अगर तुमको कुछ डाउट होगा तो बता सकते हो। ठीक है, बोलो। सर इसमें यहाँ पे गार्ड सेल्स का क्या काम होता है? क्या गार्ड सेल्स का काम? देखो स्टोमाटा जो है, जैसे देखो स्टोमाटा जो बना है वो सेल से बना है, उसी सेल का नाम गार्ड सेल है, सिंपल। ये दोनों हो गया गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल है और ये कंप्लीट स्टोमाटा। हेलो, इसी गार्ड सेल में क्या होगा, पूरा पानी फिल्डअप हो जाएगा। पानी फिल्डअप होने के कारण यहाँ टर्गर प्रेशर होगा, टर्गर प्रेशर होगा। अब ये जो टर्गर प्रेशर होगा, ये टर्गर प्रेशर के कारण स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे स्टोमाटा ओपन हो जाएगा वहां पे वाटर वगैरह है, वाटर क्या करेगा, यूज करेगा, स्टोमाटा ओपन होने के कारण ये जो पोर खुलेगा, जिसको हम लोग स्टोमेटल पोर बोलते हैं, स्टोमेटल पोर जिसको बोलते हैं, ये स्टोमेटल पोर का क्या काम है, इस स्टोमेटल पोर जैसे ओपन होगा CO2 अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और H2 वाटर तो यहाँ मिल रहा है, तो ये
अब देखो ये जो वाटर है, वाटर और ये जो CO2 है, दोनों कब तक यूज होगा? जब तक सनलाइट है। जैसे सनलाइट बंद, वाटर का काम खत्म, वाटर यूज नहीं होने वाला है, तो वाटर क्या हो जाएगा? विड्रॉ कर जाएगा। क्या होगा? विड्रॉ हो जाएगा। जैसे ही विड्रॉ होगा ये कहाँ आ जाएगा? इस स्पेस में आएगा, देन फिर मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। समझ में आया? बोलो। स्टोमाटा और इंटरसेल्युलर स्पेस एक ही चीज? नहीं, स्टोमाटा एक सेल है। उसके देखो, जैसे मान लो ये स्टोमाटा हो गया, ठीक है, ये स्टोमाटा हो गया, ये स्टोमाटा हो गया, ये स्टोमाटा हो गया, तो ये बीच वाला स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे, क्योंकि स्टोमाटा इज अ सेल, एक पार्ट है जो गार्ड सेल से बना है। दो सेल्स, बहुत सारे सेल्स के बीचों बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब समझ में? और कोई डाउट? समझ गए ना? ये सिर्फ चलो, समझ गए। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? No sir, no doubt. सबका क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, सबका क्लियर है। तो आज का जो क्लास है यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट थोड़ा देख लेंगे, गैनोमीटर, फोटोमीटर वगैरह, और इसका फैक्टर इफेक्टिंग, फिर ये खत्म हो जाएगा। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाएंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले चैप्टर का भी नोट्स तुम्हारा समझाया हुआ उसको भी नहीं लिखा है। अभी ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट किया, उसको लिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, देन फिर किसी दिन हम उसको, मतलब इसका खत्म होने के बाद फिर वो भी लिखवा देंगे। ठीक है ना? क्लियर? बोलो। ठीक है, चलो ठीक। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, वेलकम।